Hello students, welcome to my channel Economics Lover. Student, my name is Rekha. आज मैं आपको एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक का मॉडल करवाने जा रही हूँ जिसका नेम है लिबिंसन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस। मीन्स कि इसमें जो हमारी ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट जो हमारा इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है ना, सब्जेक्ट है ना, उसमें अलग अलग इकोनॉमिक्स ने ना मॉडल में बताया, मॉडल्स के थ्रू हमें बताया कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। ठीक है, इसमें लिबिंसन नाम की एक इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने बताया कि हमें इसके नाम से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, ध्यान से। लिबिंसन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस का मतलब है कि लिबिंसन ने कहा है कि हमें क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कितने मिनिमम एफर्ट करने चाहिए, कितने क्रिटिकल का मतलब होता है आवश्यक, कितने ज़रूरी एफर्ट करने चाहिए इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें सबसे पहले हार्वे लिबिंसन ने दिया है। ठीक है, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक बुक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में दिया है। ठीक है, ये बुक का नेम है। ओके, इन्होंने ये बताया कि हमें इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमें कम से कम या ज़रूरी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी कॉन्टीन्यूसली ग्रो करे, रुके ना, कॉन्टीन्यूसली आगे बढ़ती चली जाए। ठीक है, सो आगे देखते हैं। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विच वुल रेज द पर कैपिटा टू अ लेवल एट विच सस्टेन डेवलपमेंट कुल बी मेंटेन। ओके, बल्कि इतनी मिनिमम एफर्ट करनी चाहिए ताकि हमारी डेवलपमेंट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, सो आगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में इसमें हमें पहले तो उन्होंने ये बताया है कि हमें इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट तो हम करेंगे, पर उसके लिए उन्होंने पहले ये बताया कि हमें इन्वेस्टमेंट है जो वो क्यों करनी है, हमें क्यों मतलब कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट लानी है, क्यों, क्योंकि एक फैक्टर होता है हमारे इकोनॉमी का विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी में हमें ये बताया गया कि हमें इस सर्कल से, ये एक जाल है, ठीक है, इस जाल से हमें निकलना है। इस जाल से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आगे चलकर थोड़ी थोड़ी और करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये सर्कल के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सर्कल क्या कहता है। ठीक है, विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसमें बताया गया है कि लो प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में लो प्रोडक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। प्रोडक्टिविटी मतलब बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी बहुत ही रेयर है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में जैसे लॉकडाउन के टाइम हमें प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, सब कुछ बंद था, लोगों की इनकम भी कम हो गई थी। ठीक है, लोगों की इनकम कम हो गई थी, डिमांड भी कम हो गई थी, जो लोग सेव करते थे अपनी इनकम से उनकी सेविंग भी कम थी, इन्वेस्टमेंट भी कम थी, और कैपिटल डेफिशिएंसी भी थी। कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स कि कैपिटल जिस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट कैपिटल से बनते हैं ना, वो कैपिटल वाले प्रोडक्ट की कमी थी, ज़्यादातर लेबर को यूज़ किया जाता था। ओके, अब उन्होंने कहा कि हम इस विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकलने के लिए हमें इतना को तो इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि नीड्स क्या हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की। नीड्स क्या हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की? पहले तो हमें नीड्स क्या हैं कि हमें ट्रेडिशनल थॉट्स को हमें रिड्यूस करना होगा एंड इम्प्रूव करना होगा। अगर हम मान लो कि हम कुछ ट्रेडिशनल थॉट्स लेकर चलते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्टिविटी करनी है किसी चीज़ की, तो हम लेबर के थ्रू ही करेंगे, हमें उसको पहले रिमूव करना होगा। ठीक है, देन या उसको हम अगर फॉलो कर भी रहे हैं तो हम उससे इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है इसका, हमारी सोसाइटी में ना इकोनॉमी को रन करने के लिए ना दो फैक्टर होते हैं, एक होते हैं स्टिमुलेंट, एक होते हैं शॉक्स। ठीक है, स्टिमुलेंट मैं आपको बताती हूँ। स्टिमुलेंट जो होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, जो शॉक्स होते हैं ना, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, ये इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर और स्टिमुलेंट है जो है
एक इनकम रेसिंग फैक्टर, जनरेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमी को आगे की ओर लेकर जाती हैं, ठीक है। शॉक्स हैं जो पीछे की ओर लेकर जाती हैं, ठीक है। लिविंगस्टन की आपको अगर आने वाले फ्यूचर में अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो ये ठीक है। अगर आप एमए के स्टूडेंट ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि बताओ लिविंगस्टन ने कौन से 2 फैक्टर की बात की थी। ऑप्शन में आपको बताया जाएगा तो आपने शॉक्स एंड स्टिमुलेंट पर टिक करना है, ओके। ऐसे क्वेश्चन नेट के पेपर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ ये क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बताया कि शॉक्स एंड स्टिमुलेंट, मैंने आपको बता दी कि शॉक्स हैं जो मतलब कि डिप्रेसिंग करती हैं और जो स्टिमुलेंट है वो आगे की ओर लेकर जाते हैं इकोनॉमी को। इससे हमारी इनकम जनरेट होती है, हमारी ग्रोथ में हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, ठीक है। दोनों का अपना अपना इफेक्ट है। अभी ये आगे एक टॉपिक और ग्रोथ एजेंट। ग्रोथ एजेंट में हमें ये बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं। एजेंट, एजेंट नाम से पता चलता है कि जो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं, रन करते हैं, ठीक है। ये कौन कौन वो लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बेनिफिशियल है। एक तो होती है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हर एक चीज़ का ना अलग अलग मीनिंग है। मेरा वीडियोस बनाने का मेन कंसेप्ट है कि आपको वर्ड्स की नॉलेज हो, क्योंकि इकोनॉमी की कुछ वर्ड्स ऐसे होती हैं जो बहुत टिपिकल होती हैं। अगर आपको कल को कोई जाना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसमें आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरा मेन फोकस यही होता है कि आपको वर्ड्स क्लियर करवाएं। एंटरप्रेन्योर मैं आपको बताती हूँ। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक इकोनॉमी को चलाता है, ठीक है। जिसके पास एक माइंड होता है, जिसके पास एक जो प्रोडक्शन करता है किसी चीज़ की, ठीक है। इन्वेस्टर के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकता। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो उसमें इन्वेस्ट करता है पैसे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर आएगा इन्वेस्टर के पास, उसे कहेगा कि मैं एक प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्या मेरे पार्टनर बनोगे। वो इन्वेस्टर का काम है, ठीक है। सेवर, वो तो आपको पता ही है, अगर कुछ सेव नहीं होगा तो कुछ इन्वेस्ट भी नहीं होगा, इसलिए सेवर भी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। इनोवेटर अब मैं आपको बताती हूँ इनोवेटर क्या होता है। इनोवेटर इज दिस मीन्स कि हमारी सोसाइटी में समझो कि एक चीज़ है जो पुरानी है, जैसे कोई नाइफ़ है, ठीक है। नाइफ़ है, ठीक है। वो पहले पुराने ज़माने में जैसे सिंपल सा होता था, ठीक है। अब नाइफ़ की अलग अलग क्वालिटी आ गई है, ठीक है। हमारी जैसे अनियन को काटने के लिए अलग अलग क्वालिटी आ गई नाइफ़ के रूप में। कोई चॉपर टाइप होता है, कुछ और मतलब कि अलग अलग टाइप की आ गई हैं, है ना, कटर्स। तो इसलिए इनोवेटर वो होता है जो इसमें इनोवेशन लाता है, नई नई टेक्निक के कारण चीज़ को अच्छा मतलब कि बनाता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन तो अच्छी होती है, हमारी डिमांड भी सोसाइटी में अच्छी निकल कर आती है। क्योंकि अगर वैसे ही पहले के टाइम का ही कोई नाइफ़ होगा तो कोई भी नहीं परचेज़ करेगा, आपको पता है, क्योंकि सबके घर नाइफ़ तो होता ही है, ठीक है। अगर कोई नाइफ़ दूसरा होगा इनोवेटिंग टाइप का, कुछ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, कुछ ईजी मेथड का, जिससे आसानी से काम किया जा सके, तो इसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इनोवेटर का मतलब होता है इनोवेशन करना कोई अच्छी सी, ठीक है। इनोवेटिव माइंड होना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनोवेटिव माइंड होगा तो लोग चीज़ों की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसकी फिर डिमांड होगी तो इससे हमारी सोसाइटी में इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। इसलिए ये हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, सेवर एंड इन्वेस्टर, ये सभी एजेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रोथ एजेंट मैंने आपको बताए हैं उनको इंसेंटिव का मतलब पहले कि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, प्रेरणा, ठीक है। इंसेंटिव होती है प्रेरणा, ठीक है। मतलब कि ग्रोथ एजेंट मैंने आपको पीछे बताई हैं वो अपनी 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं जो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं,
ठीक है। और एक होती है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि आपको जीरो सम इंसेंटिव्स क्या होती हैं और पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स क्या होती हैं। देखो, जीरो सम इंसेंटिव्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कि हमारे सोसाइटी को इसके लिए कोई वेलफेयर नहीं होने वाला, सिर्फ वो एक सिंगल पर्सन के लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट मीन्स कि अगर समझो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जीरो सम इंसेंटिव्स का होता है, इसका ये मीनिंग है कि अगर देखो ये हमारी इकोनॉमी में इनकम को राइज नहीं करती हैं, ठीक है। इनकम इससे नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमी की राइज नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो कि एक बंदे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक बंदे की इनकम आई, ठीक है, उसने दूसरे बंदे को दे दी, ठीक है। उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा उसने दूसरे बंदे को दे दिया, ठीक है। पर इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव, इसमें कोई मतलब कि ग्रोथ नहीं हुई हमारी सोसाइटी में। जैसे समझो कि एक फादर की सैलरी है, ठीक है। एक फादर की घर में सैलरी आती है, तो वो अपनी सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करता है घर में, बच्चों को पर, घर के ग्रोसरी पर, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी सोसाइटी में ग्रोथ होगी। इसका मतलब ये तो नहीं ना, ये तो हमारी नेसेसरी की चीज़ें ना, मतलब कि कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा ना, ठीक है। बल्कि इनका कहने का मतलब ये है कि जीरो सम इंसेंटिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट होगा, बट इसमें ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की नहीं होगी कुछ खास, ठीक है। मैं आपको इसके कुछ पॉइंट बताती हूँ कि ये जीरो सम इंसेंटिव्स कैसे हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक पावर आपने माइक्रो का एक चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, बीए में। मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली का मीन्स होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई बंदा है, ठीक है, उसका अपना ही मतलब कि प्रोडक्शन में उसका पूरा मतलब कि 100% उसका ही है, ठीक है। पार्टनरशिप उसकी है, उसकी मर्जी की वो क्या प्राइस रखे, उसने अपना प्रॉफिट मोटिव देखना है, उसने सोसाइटी की वेलफेयर नहीं देखनी है, ठीक है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना वेलफेयर, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। पॉलिटिकल पावर क्या है, ये भी हमारा एक वेलफेयर पॉइंट नहीं हो पाता, ये भी एक सेल्फ मोटिव होता है, ठीक है। अगर ये सब कुछ सेल्फ मोटिव है तो कोई भी इसका प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट नहीं होगा, और नो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कि दूसरी कंट्री के साथ क्या ट्रेड करना है, क्या नहीं ट्रेड करना है, क्या इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, ओके। अब आती हैं पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स पर। पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स वो होती हैं जो हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती हैं, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था ना, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल डेफिशिएंसी मैंने आपको लास्ट पेज पर बताया था। कैपिटल होता है जो हम कैपिटल चीज़ों को यूज़ करती हैं, ठीक है। कैपिटल से बनाई हुई चीज़ों की हम प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। एक होती है लेबर प्रोडक्टिव चीज़ें, एक होती है कैपिटल प्रोडक्टिव चीज़ें। कैपिटल प्रोडक्टिव मीन्स की कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, ठीक है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स में कैपिटल आउटपुट रेशो इंक्रीज, कैपिटल से बनी हुई आउटपुट की रेशो, आउटपुट मीन्स जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी रेशो इंक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर। न्यू नॉलेज ओबियसली बात है, न्यू नॉलेज स्किल इंडिया कह लो, स्किल इंडिया या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कुछ स्पेशल गाइडेंस मिलती है, ठीक है, जिसमें हमारी सोसाइटी इनोवेटिव हो जाती है, ठीक है। जैसे मोदी की स्किल इंडिया स्कीम है, मोदी जी की स्किल इंडिया स्कीम में यंगस्टर को स्किल होने के लिए कुछ कोर्स करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज नेशनल इनकम। ऑब्वियसली बात है, अगर जीरो सम इंसेंटिव्स हमारी इनकम को इंक्रीज नहीं कर रहा तो इंक्रीज नेशनल इनकम पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक मेजर पॉइंट बताती हूँ, इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर मीन्स कि इसमें लेबर की स्पेशलिटी बताई गई है, ठीक है। लेबर किसी एक पार्ट में एक लेबर है, ठीक है, वो किसी एक चीज़ में स्पेशल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा लेबर है वो भी किसी एक चीज़ में स्पेशल होना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर वो एक ही चीज़ में
रन करेगा ना स्पेशलिटी में, तो वो काम अच्छे से ट्रेंड हो जाएगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक आप किसी टेलर की शॉप में जाते हो, ठीक है, उसमें कोई अलग अलग वर्कर्स लगे होती हैं, ठीक है, अलग अलग वर्कर लगे होती हैं, तो उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। कोई कटिंग कर रहा होता है, कोई स्टिचिंग कर रहा होता है, कोई ऊपर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। उनको अलग अलग काम में स्पेशलाइज किया गया है, ठीक है, ताकि एक दिन में वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा आउटपुट कर सके। अगर एक ही बंदा सभी काम करेगा, कटिंग भी करेगा, स्टिचिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो स्पेशलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें वो दिन में वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, इतनी आउटपुट नहीं कर पाएगा जितनी वो स्पेशलाइज में कर पाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज का मतलब यही होता है कि वो किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज होकर कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ना मेन टॉपिक लेविंसन का ना यही था कि सोसाइटी में कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करो कि हमारी सोसाइटी को कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि ग्रोथ वो कहता रहा है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की हो। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँगी कि ग्रोथ हमें, इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी चाहिए, ठीक है। बल्कि वो कह रहा है कि कितने लेवल तक हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। वो एक डायग्राम के थ्रू बता रही हैं, ठीक है। इसमें हमें डायग्राम में बताया गया है, डायग्राम में बताया गया है एक्स एक्सिस पर कैपिटा इनकम है और वाई एक्सिस पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ है, ठीक है। वाई एक्सिस पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन है, ठीक है। वहाँ पर ग्रोथ है, वहाँ पर डिक्लाइन है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जो ओ एफ लाइन है ना, ओ एफ लाइन है जो सीधी जा रही है, ये क्या है, ये हमारे मेज़र करती है, ये मेज़र करती है हमारे शॉक्स एंड स्टिमुलेंट को, ठीक है, शॉक्स एंड स्टिमुलेंट को, ठीक है। जो शॉक्स होते हैं वो जीरो सम इंसेंटिव्स होते हैं और जो स्टिमुलेंट होते हैं वो पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स होते हैं। हमने पीछे पढ़ा ना, जो जीरो सम इंसेंटिव होते हैं वो हमारे अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, और जो स्टिमुलेंट होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वो वेलफेयर के लिए होती हैं सोसाइटी की, ठीक है। और ये जो ओ एफ लाइन है ना, ये सिर्फ यही बता रही है कि ये बता रही है कि कहाँ पर शॉक ज़्यादा हैं और कहाँ पर स्टिमुलेंट ज़्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ मेज़र कर रही है, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखो, अगर हम ई पॉइंट पर देखें, तो ई पॉइंट पर हमारे शॉक्स एंड स्टिमुलेंट दोनों इक्वल है, ठीक है। जो कि नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हमारे स्टिमुलेंट ऊपर होने चाहिए और हमारे शॉक्स कम होने चाहिए, ठीक है। ई पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आगे चलती हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट ओ वाई तक करता है तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ओवर करना चाहिए, थोड़ा ओवर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगाने चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे चल कर देखें तो ओ आई पर अगर हम ओ एन पर अगर हम देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट ओ एन पर हमारी इन्वेस्टमेंट है जो अगर हो रही है तो हमारी सोसाइटी में स्टिमुलेंट ज़्यादा है या शॉक ज़्यादा है, वो हमें ओ एफ से पता चलेंगे, ठीक है। ओ एफ क्यों, ओ एफ एक मेजरमेंट लाइन है, ठीक है। ओ एफ से हमें ये पता चलता है कि देखो, अगर ए पॉइंट पर हमें ये पता चलता है कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। जो हमारी डी डी एंड जेड जेड कर्व हैं, जो ये कर्व हैं
डी डी एंड जेड जेड ये क्या है, ठीक है। मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारी जेड जेड है ये हमारी स्टिमुलेंट की लाइन है और ये जो हमारी शॉक की लाइन है, ठीक है। डी डी हमारी शॉक की लाइन है, जेड जेड हमारी स्टिमुलेंट की लाइन है। इट्स क्लियर? ओके, मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओ आपको पता चल गया, आपको मेजरमेंट की लाइन है। डी डी आपको पता चल गया हमारी, और जेड जेड भी पता चल गया आपकी। जेड जेड क्या है? जेड जेड और डी डी का आपको पता चल गया। मैं आपको बताती हूँ, अगर हम ओ एफ पर ओ एन पर करती हैं तो हमारे यहाँ ए एफ एंड टी ए, आपको पता चल ही रहा है कि हमारा टी ए इज़ ग्रेटर देन ए एफ, ठीक है। टी ए इज़ ग्रेटर देन ए एफ, ठीक है। हमने ये चीज़ देखनी है, हमने एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ देखनी है कि ए एफ और ए टी, ठीक है। ए एफ हमने लेंथ देखनी है, लेंथ, ठीक है। लेंथ को देखना है कि ए एफ से, एफ पॉइंट से ए कितना दूर है और टी कितना दूर है, ठीक है। हमें ये पता चल रहा है कि टी एफ ज़्यादा है, तो यहाँ पे टी एफ था, टी एफ ज़्यादा है, ठीक है। इसमें पता चल रहा है कि हमारा जो शॉक्स हैं वो ज़्यादा हैं और स्टिमुलेंट हैं वो कम है, ठीक है। क्योंकि डी पॉइंट, ये डी था ना, ये डी था, ये डी कर्व थी, ये डी कर्व थी शॉक की, ठीक है। डी ज़्यादा है, ए टी एफ ज़्यादा है और ए एफ कम है, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेंथ ये रही, इसकी लेंथ ये रही, इसकी लेंथ ए एफ से यहाँ पर है और इसकी लेंथ ये है, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि टी एफ इज़ ग्रेटर देन ए एफ, ठीक है। मीन्स कि शॉक्स डी डी इज़ ग्रेटर देन जेड जेड, मीन्स स्टिमुलेंट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। उनका कहना है कि ये भी वहाँ पर था हमारा पॉइंट, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर आगे ग्रेटर है, मीन्स कि पहले हमारी कंट्री में ये सबसिस्टेंट लेवल था, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर डिपेंड थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारी शौक ज़्यादा हो गई, शौक ज़्यादा हो गया मतलब इनकम इंक्रीजिंग फैक्टर डाउन हो गए, इनकम जनरेटिंग फैक्टर हमारे डाउन हो गए और इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर हमारे इंक्रीज हो गए, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट का वो जो लेवल है ना तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है, ना तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है और ना तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट है जो ओ पी पर आई थिंक फिट बैठेगी। हम देखते हैं कि ओ पी पर कैसे, ठीक है। ओ पी पर ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन थोड़ी सी और आगे चली जाए, मूव ऑन कर दी जाए, ये लाइन थोड़ी और मूव ऑन कर दी जाए तो यहाँ पर हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने पहले की। अगर मान लो ये पॉइंट एम हो गया है, अगर ये एफ था तो ये एम हो गया है, ओ एम पर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो पहले डी डी और जेड जेड था, डी डी क्या था हमारा शॉक्स और ये था स्टिमुलेंट, ठीक है। स्टिमुलेंट हो गया हमारा, डी डी पहले था का ऊपर था बल्कि ज़्यादा ग्रेटर था, यहाँ पर था हमारा डी डी, अब डी डी हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब डी डी हो गया है एम, सॉरी यहाँ पर ना डी थोड़े जी थोड़ा ना ऊपर आना था, गलती से मिस्टेक होगी, एम जी इज लेस देन एम जी इज लेस देन, यहाँ पर एक और पॉइंट दे देती हूँ मैं इस लाइन पर, के एम के, ठीक है। एम की ग्रेटर मीन्स कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि अगर हमारा यहाँ पर एम होता, ठीक है, तो हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टिमुलेंट है वो जेड जेड नीचे है और डी डी ऊपर है, ठीक है। वैसे ही चेक करना है कि जेड जेड नीचे है, इतनी नीचे वाला लेंथ ज़्यादा होगी
और जो ऊपर है उसकी लेंथ कम होगी, ठीक है। तो वो ही बता रहा है कि हमारे अब स्टिमुलेंट है जो जेड जेड है वो हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें ना तो ओ आई पर इन्वेस्टमेंट फिट बैठ रही है, ना ओ एन पर इन्वेस्टमेंट फिट बैठ रही है, सिर्फ ओ पी पर। हमें इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी सोसाइटी को कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्ट करने के लिए, कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अब आगे एक और पॉइंट, एक और डायग्राम के थ्रू वो बता रहा है कि हमारी सोसाइटी में ग्रोथ का जो लेवल है वो तो हम कॉन्टीन्यूसली कर ही रहे हैं, पर हमें अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वो कैसे नोटिस होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ओ एक्स पर टाइम फैक्टर है, ओ आई पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट के पार्ट बता रहा है कि अगर वो एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 में देखें तो ध्यान से कि अगर वो इन्वेस्टमेंट वो कह रहे वो ना नॉर्मली कहता है कि लिविंगस्टन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें इन्वेस्टमेंट या तो एक ही रफ्तार में करनी चाहिए, ठीक है, या तो धीरे 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 साइकिल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि हम सीधी इन्वेस्टमेंट ओ एम तक कर लें तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ली जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लोगों के पास पैसा होना जरूरी है, सोसाइटी के पास। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सेविंग्स हैं, ठीक है, तो वो तो ठीक है कि हम ओ एम तक कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि हमारी सोसाइटी के पास ओ एम तक एक बार में जाने के लिए नहीं है, ठीक है, पहले वो धीरे धीरे ओ बी तक करेगा, फिर ओ सी तक करेगा, फिर वो ओ एम तक जाएगा, ठीक है। ओ बी तक करेगा, ओ सी तक करेगा, फिर ओ एम तक जाएगा, ठीक है। इसमें इसने बताया गया कि थोड़ा बहुत ना हमें ना सोसाइटी कंट्री को ना इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा दूसरी कंट्रीज़ पर भी डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ की से कुछ लोन लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरी कंट्री के कुछ ट्रेडर्स आते हैं, कुछ पार्टनर्स आते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, करती हैं, नॉर्मल सी बात है हमारी सोसाइटी हमारी कंट्री में, ठीक है। वो कह रहा है कि बाय चांस अगर मान लो कि अगर समझो कि हमारी इन्वेस्टमेंट पहले ओ बी तक हो रही थी, ठीक है, ओ बी तक हो रही थी, अच्छी बात है, ठीक है। धीरे 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 ये यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। मान लो कि कुछ इन्वेस्टर नहीं आप इन्वेस्ट कर पाए, या फिर उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर उनको कहीं से सेविंग नहीं हो पा रही थी, कहीं से उनको कुछ फंड नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो इन्वेस्टमेंट बाय चांस यहाँ से डिक्लाइन होकर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो उनका कहना है कि अगर हम समझो कि ओ बी तक हमने जो पैसा लगाया है ना, अगर हम ओ सी से आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट नहीं ना कर पाए तो ये वाली इन्वेस्टमेंट ओ बी तक की गई इन्वेस्टमेंट भी बेकार है, ठीक है। मान लो कि हमने कुछ, मैं आपको लोकल लेवल पर बात बताती हूँ कि आपने कुछ समझो कि कोई प्रोडक्शन की है, ठीक है, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, उसमें आपने स्टार्टिंग में आपने सब कुछ डाल दिया, रॉ मटेरियल डाल दिया, ठीक है, लेबर्स भी कुछ डाल दिए, ठीक है, पर आपको थोड़ी सी बेनिफिट भी हो गया। आने वाले टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ पार्टनर्स ने आपको मतलब कि हेल्प नहीं की, या फिर उन्होंने बीच में छोड़ दिया काम, तो आपकी जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट है ना, जो आपने वहाँ पर रेंट ली थी जगह, आपने वहाँ पर कुछ लैंड लिया था, आपने कुछ मशीन्स वगैरह रखी थी, तो आपकी वो भी इन्वेस्टमेंट भी बेकार जाएगी। अगर हम यहाँ तक अगर नीचे चले जाते हैं तो पहले वाला काम भी बेकार हो जाता है, ठीक है। अगर बच्चा पहले फर्स्ट ईयर में पास हो गया, सेकेंड ईयर में पास हो गया और थर्ड ईयर में फ़ेल हो जाता है ना, फाइनल ईयर में फ़ेल हो जाता है, तो उसका प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कुछ मंथ वेट करनी पड़ती है, या फिर कुछ 6 मंथ के लिए उसका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, जब तक सप्ली का पेपर क्लियर ना हो। इसलिए पूरा फ्लो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं आपको आपकी एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो, ठीक है। उनका कहना है कि हमें इन्वेस्टमेंट को ओ सी लेवल से आगे बढ़ेंगे तो हम तभी एरिया 3 पर पहुँचेंगे और हमारा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट और पर कैपिटा इनकम लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें हमें जस्ट यही बताया गया कि इन्वेस्टमेंट को कॉन्टीन्यूसली करना ही बहुत जरूरी, नहीं तो डिक्लाइन हो जाएगी, तो पहले वाली कभी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे चलती हैं, एक और डायग्राम है। अगली डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट है जो
हमारी रेट ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ नेशनल इनकम एक्स एक्सिस पर है एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, मैं आपको ना नॉर्मल सी बात बताती हूँ कि एक ना वाई एक्सिस पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, मैं ना आपको ना आपने शायद आई थिंक ना पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा रोस्टो की कुछ स्टेजेस। ठीक है, अपनी ग्रोथ की एक मॉडल था रोस्टो, स्टेजेस ऑफ रोस्टो थ्योरी। ठीक है, उसमें आपको बताया होगा कि हमारी सोसाइटी कैसे 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 इंक्रीज होती है। ठीक है, आपको पता है हमारी सोसाइटी में सबसे पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होगी, हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट होगी, तो हमारी डेथ रेट कम होगी, बर्थ रेट वहीं की वहीं रही। ठीक है, वहीं की वहीं स्टेबल रहेगी। ठीक है, या तो इंक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या थी, हमारी डेथ रेट भी डाउन होगी और हमारी बर्थ रेट भी डाउन होगी। ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं जो हमारी सोसाइटी, अब हमारी सोसाइटी इस पॉइंट पर है। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले हमारी सोसाइटी इस स्टेज पर थी। ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम में उन्होंने तीनों स्टेजेस को डिफाइन किया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले तो हम ओ ए पॉइंट पर जाती हैं, ए पॉइंट पर हम जाती हैं। ठीक है, ए पॉइंट एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हमारी ना तो नेशनल इनकम है और ना ही तो हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब दोनों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जो है वैसा ही है। ठीक है, अब आप मानकर चलो बी पॉइंट पर। ठीक है, बी पॉइंट पर वो बता रहा है कि हमारी रेट ऑफ पॉपुलेशन 1% है। ठीक है, और हमारी जो नेशनल इनकम है, पॉपुलेशन वो 1% है और जो नेशनल इनकम है वो कम है उससे। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें मतलब कि इतनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि ये चीज़ ऑपोजिट हो जाए, हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए और पॉपुलेशन डाउन हो जाए। बल्कि हमारी, क्योंकि देखो अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज है, ठीक है, और हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा इनकम इंक्रीज होने का अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही? तो क्योंकि जितना हम कमा रहे हैं उतनी हमारी पॉपुलेशन उससे कंज्यूम कर रही है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन उसे उतना ही कंज्यूम कर रही है, हमारी कोई सेविंग हो ही नहीं रही है, हमारी कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है, क्योंकि पॉपुलेशन वो ही खाई जा रही है। ठीक है, उनका कहना है कि हम ऐसे करें, ऐसे इन्वेस्टमेंट करें, हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो कह रहे हैं कि हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो और पॉपुलेशन उससे कम हो, ताकि हमारी सोसाइटी में ग्रोथ, हमारी कंट्री में ग्रोथ हो। ठीक है, उनका कहना है कि अगर 1 पॉइंट पर रेट 1 पर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज है और हमारी इनकम डाउन है। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट, हमें और इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन कम करनी है और इनकम इंक्रीज करनी है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन सेकंड पॉइंट पर देखें, अगर 2% पर देखें तो पॉपुलेशन हमारी क्या है, इंक्रीज है और हमारी इनकम कम है। ठीक है, उसने ये एज्यूम किया है। ठीक है, वो कहता है कि ई पॉइंट पर आकर हमारी दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, ये भी 3% होगी और ये भी 3% हो जाती है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मैंने ना तो इक्वल करनी है ना तो मैंने कम करनी है पॉपुलेशन, और सॉरी ज़्यादा करनी है, मैंने तो पॉपुलेशन को कम करना है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें OY2 से आगे लेवल तक हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हमारी पॉपुलेशन डाउन हो और हमारी इनकम इंक्रीज हो। ठीक है, बल्कि वो कह रहा है कि OY2 से आगे जाकर रेट 3 से आगे जाकर हमें इतने लेवल तक हमें
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हमारी पॉपुलेशन डाउन हो जाए, ठीक है। उन्होंने एक मतलब कि पहले तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट, पिछली डायग्राम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, पिछली डायग्राम तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। इस डायग्राम में उन्होंने हमें पॉपुलेशन के थ्रू बता दिया, और लास्ट डायग्राम में उन्होंने हमारी कंट्री की ग्रोथ की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता दी। तीनों लेवल से उन्होंने हमें बता दिया कि हमें इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या रखना चाहिए और क्या क्या फैक्टर उनको मतलब कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। और उन प्रॉब्लम को टैकल करने के साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट को किस लेवल तक आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी वो प्रॉब्लम हमारी ग्रोथ को इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है। अब मैं आपको इस टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है। क्रिटिसाइज तो हर एक मॉडल की होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी भी क्रिटिसाइज बताती हूँ। क्रिटिसिज्म इसके क्या है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इसमें बताया गया है, इन्होंने बताया गया है कि हमारी जो बर्थ रेट है ना, वो हमारी, उन्होंने ये बताया कि जो हमारी बर्थ रेट है, उन्होंने बताया गया कि कुछ स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ठीक है। कुछ स्टेजेस होती हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी बर्थ रेट डाउन हो जाएगी, ठीक है। पर उन्होंने दूसरे सोशल फैक्टर्स को नहीं बताया गया, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल या सोशल या फिर कुछ रिलीजियस फैक्टर्स को उन्होंने नहीं बताया गया, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने ये बताया गया कि नेगलेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया है, ठीक है। उन्होंने बताया गया कि हमारी सोसाइटी में नेशनल इनकम है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें उन्होंने कोई मॉनेटरी पॉलिसी और कोई फिजिकल पॉलिसी के बारे में कोई टच नहीं दिया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता ही होगा कि जो हमारी आरबीआई गवर्नमेंट जो पॉलिसी, जो हमारी सैलरी सॉरी हमारी गवर्नमेंट, हमारी आरबीआई की पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे चेंजेस होती हैं, ठीक है, जो बैंक रेट होता है जो कुछ समथिंग, उनका उन्होंने कोई लॉजिक नहीं बताया। और फिजिकल पॉलिसी की टैक्स रेट, गवर्नमेंट के जो टैक्स रेट हैं उनके बारे में कोई नहीं बताया गया, कोई इन्होंने टच नहीं दिया इसमें, ठीक है। ना तो उन्होंने गवर्नमेंट को इन्होंने ध्यान पर दिया और ना तो उन्होंने आरबीआई सेक्टर को उन्होंने ध्यान पर दिया, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी में उन्होंने कोई आउटसाइड इकोनॉमी की बात नहीं की है, कोई दूसरी कंट्री के बारे में बात नहीं की है, क्या दूसरी कंट्री कहती है, क्या दूसरी कंट्री को इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, दूसरी कंट्री का हमारी इन्वेस्टमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। दूसरी कंट्री को इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, हमें कब कब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खास नहीं बताया है, ठीक है। ठीक है, नेगलेक्ट ऑफ स्टेट ग्रोथ, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बताया गया कि हमारी सोसाइटी में बर्थ रेट का या फिर डेथ रेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। सोसाइटी को सॉरी गवर्नमेंट को क्या क्या मतलब कि करना चाहिए, क्या क्या इंटरफेरेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं बताया। बाकी गवर्नमेंट के रोल होते हैं कुछ बर्थ रेट पर, कुछ उन्होंने कोई पॉलिसी रखी होती है कि हमारी सोसाइटी में कुछ पहले टाइम पर होता था कि बर्थ रेट हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट के कंट्रोल पर होती थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि कितनी बर्थ रेट हो, कितनी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने के लिए वो कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाती थी, कुछ ना कुछ पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वो कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देती थी। उन्होंने इसका बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया, कोई टच नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट, नेगलेक्ट ऑफ टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के बारे में कोई बात नहीं की है कि इन्वेस्टमेंट का हम इतने लेवल पर कर रहे हैं, इस स्टेज पर कर रहे हैं, तो हमें क्या हमें आज की डेट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इसका क्या प्रॉफिट मोटिव होगा, क्या उसको इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करने से इसको कितने टाइम तक हमारी सोसाइटी में ग्रोथ होगी, कब तक हमें नई इन्वेस्टमेंट को तैयार करना होगा, कुछ नहीं उन्होंने बताया, ठीक है। इसके कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट भी, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का था लिविंगस्टन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, जिसमें कि मैं आपको एक ओवरव्यू दोबारा में दे देती हूँ, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि
जिसमें कि उन्होंने बताया कि लिविंगस्टन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में बताया कि उनको इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कुछ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट तो लगाने चाहिए, ठीक है। सेकंड उसने बताया कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी से निकलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करनी चाहिए, इनकम तभी इंक्रीज होगी अगर प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उन्होंने कुछ फैक्टर बताया कि किस वे से किन कारणों से हमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने शॉक्स एंड स्टिमुलेंट के बारे में बताया कि हमारी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी होते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर भी होते हैं जो हमारी सोसाइटी को रन करने में इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। कुछ ग्रोथ एजेंट के बारे में उन्होंने बात की, एंटरप्रेन्योर होती हैं, इन्वेस्टर होती हैं, मैंने आपको बताई दी हैं। कुछ इंसेंटिव्स के बारे में बताया क्या कि कुछ प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, कुछ वेलफेयर के लिए होती हैं, कुछ डायग्राम्स के थ्रू उन्होंने बताया, ठीक है। मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये अच्छा आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको धीरे धीरे पता चलती जाए। मैं आपको इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।